नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसका बारे में हम थोड़ा अध्ययन करना चाहेंगे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है 9th क्लास में हमारी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो परमाणु हैं उसके बारे में एक परमाणु का हमारा परमाणु और अणु का अध्याय भी था आपके। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं परमाणु। परमाणु क्या है? कोई भी पदार्थ है उसकी सबसे छोटी और सबसे सूक्ष्म कह सकते हैं, हम छोटी कहें सूक्ष्म और रचनात्मक जो इकाई होती है उसको परमाणु कहा जाता है। एटम जिसको बोलते हैं आप। और हमारे जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो वो करते हैं अणु का निर्माण। अणु अणु दो प्रकार के होते हैं हमारे, तत्व और यौगिक। अब देखिए परमाणु जो हमारी आवर्त सारणी है उसके अंदर काफी परमाणु दिए हुए हैं हमारे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सभी परमाणु हैं। जब ये परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। और अणुओं को हमने दो ग्रुप में बांट लिया है, दो भागों में। एक का नाम रखते हैं तत्व, एक का नाम रखते हैं यौगिक। तत्व कौन से हो गए भाई? वो अणु जिसमें केवल एक प्रकार के परमाणु हो, जैसे O3 ओजोन है, H2 हाइड्रोजन है। उसी प्रकार जो यौगिक हैं ये कौन से अणु हैं? जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु हो, जैसे हमारा जल H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। और फिर अगर हम तत्व और यौगिक, अब इन सब को हम दोनों को एक इकट्ठा पढ़ना चाहें तो इसका नाम है हमारा मिश्रण। तो जो अब हम जब रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे या रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे तो उसमें इनका बार बार उपयोग होगा। वहां पर जैसे कहीं पर हम H2 का उपयोग कर रहे हैं वो एक तत्व है, कहीं पर हम H2O का प्रयोग कर रहे हैं वो एक यौगिक है, लेकिन हैं दोनों अणु, दोनों ही अणु हैं। इसलिए हम समीकरण में इन सभी शब्दों की बजाय बार बार एक शब्द का उपयोग करेंगे जिसका नाम लिखेंगे हम पदार्थ। हम पदार्थ बोलेंगे क्योंकि हमें जब कोई हो सकता है तत्व यौगिक दोनों इकट्ठे भी हों, अलग अलग भी हों, पदार्थ के अंदर ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। हमें न तत्व वाला लिखने की जरूरत पड़ेगी, न परमाणु कहने की जरूरत पड़ेगी, न यौगिक कहने की। जहां भी जो अलग अलग प्रकार के परमाणु यूज करें, तत्व करें या यौगिक हो जैसा, उसका एक शब्द से ही मेंशन कर दिया जाएगा पदार्थ। अगर वो कई हैं तो उनको लिखेंगे हम पदार्थों से। तो इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट न रहे कि कहीं पर तत्व शब्द है कहीं यौगिक है। बस आपको ध्यान रखना है तत्व वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु का सहयोग करते हैं, से बनते हैं, और यौगिक वो हैं जो अलग अलग परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। लेकिन हम दोनों को ही पदार्थ के नाम से कहेंगे, तो हमें अलग अलग इन दोनों को बार बार ये ना बोलना पड़े कहीं पर तत्व यूज हो रहा है कहीं यौगिक, हम एक ही शब्द बोल देंगे पदार्थ। तो आइए अब अपने इस चैप्टर की तरफ चलें। रासायनिक अभिक्रिया। जैसा हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं
कि हमारे चारों ओर अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे लोहे को जंग लगना, भोजन का खराब होना, भोजन का पचना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करना आदि। इनको हमने परिवर्तन के रूप में पढ़ा है। छोटे कक्षा में हम पढ़ते आए हैं परिवर्तन। परिवर्तन और परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांटा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। जैसे भौतिक और रासायनिक हमारे जो विज्ञान है उसकी भी शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ के जो मूल गुण हैं वो ना बदले, केवल उसके बाह्य रंग रूप अवस्था, रंग रूप अवस्था, तापमान, ये वस्तुएं बदल जाती हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात ऐसे बोले कि रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनेगा उससे हम वापस उसी मूल पदार्थ पर नहीं जा सकते। जैसे उदाहरण है दूध से दही बनाना, ये पदार्थ एक रासायनिक परिवर्तन दिखा रहा है। इस परिवर्तन में क्या है कि जो दूध के हैं सभी मूल गुण हैं वो बदल गए। दही और दूध के गुण अब कहीं भी आपस में एक दूसरे के कहीं भी मेल नहीं कर रहे। जबकि हम भौतिक का उदाहरण लेते हैं, जल है, उसको गर्म कर दें हम, ये भाप बन जाएगा। यदि हम भाप को ठंडा कर दें तो वापस जल बन जाएगा। हम अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। केवल उसके मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं है, केवल और केवल उसकी अवस्था, ताप या रंग बदले, वो होता है हमारा भौतिक। और रासायनिक गुण क्या है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और यानी पुराना जो पदार्थ हमारा उसकी संरचना बिल्कुल बदल जाती है, वो हमारा रासायनिक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ, वही है कि हम एक पदार्थ से भी अभिक्रिया कर सकते हैं या किसी पदार्थ या पदार्थों के संगठन में परिवर्तन आता है, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ या पदार्थों के संगठन में परिवर्तन आता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें पदार्थ है, उसमें बिल्कुल क्या है, नए पदार्थ बन जाएंगे। पुराना जो पदार्थ हमें दिया हुआ उसके मूल जो सारे गुण हैं वो बदल जाएंगे, नए पदार्थ की संरचना बन जाएगी। जैसे हमारा उदाहरण है दूध से दही जमना, लोहे को जंग लगना, ये हमारे अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब अभिक्रिया में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक है अभिकारक और दूसरे हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या है, अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने,
जो करेंगे इनसे अभिक्रिया हमारी आरंभ होगी और यहाँ पर हमारी क्रिया समाप्त होगी, मतलब ये हमें नया उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा अभिक्रिया पूरी होने के बाद। तो हमारे अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करते हैं और उत्पाद वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हमें कैसे अनुभव होता है कि हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या पहचान है कि आपको जो पदार्थ रसायन है या पदार्थ दिया हुआ है वो दूसरे पदार्थ से क्रिया कर रहा है, अर्थात अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो आपको उसमें रंग परिवर्तन दिखाई दे, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन दिखाई दे, कोई गैस उत्पन्न हो, कोई गंध उत्पन्न हो, ध्वनि उत्पन्न हो, और तापमान में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन। अगर हमें इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती हैं या अनुभव होती हैं तो ये क्या दर्शाती हैं, इनका ये दर्शाती है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या क्या पहचान कि पदार्थ है कोई उसके रंग में परिवर्तन आ जाए, उसमें से कोई गैस उत्पन्न हो, कोई गंध आए, कोई ध्वनि उत्पन्न हो और उसके तापमान में परिवर्तन हो। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण जो जिस प्रकार हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन दी हुई है उसको हम संकेतों रूप में दर्शाएंगे। जैसे एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणे से 5 अधिक है, दोनों के वर्गों का योग 110 है, तो हम क्या लिखते हैं कि मान लीजिए कि एक संख्या हमारी x होती है, दूसरी को हम y मानते हैं, तो ये कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणे से 5 अधिक है। और दूसरा लिखते हैं कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। एग्जाम्पल। तो ये हमने जो हमारा परिभाषा थी उसको हमने संकेत के रूप में दर्शा दिया। उसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप में दर्शाया जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के रूप में दर्शाना या लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
जैसे कि लोहे को यदि वायु में खुला छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें कि हमारे पास लोहा है, ये वायुमंडल की नमी को सोख ले, तो ये फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, फेरस सल्फेट, इसमें फेरस ऑक्साइड लोहे को जंग संसारण, ये लोहे का जंग लग जाएगा। तो इसको हमने संकेतों के रूप में लिख दिया, ये हमारा लोहा है, ये जल नमी है, और ये हमारा लोहे को जंग लग गया, जंग का फार्मूला है। तो हमने इनको संकेतों के रूप में लिखा, तो ये होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? नंबर एक कंकाली समीकरण, और दूसरी है संतुलित समीकरण। जो कंकाली और संतुलित दो समीकरण होती हैं, दोनों का अध्ययन करेंगे अलग अलग। कंकाली समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें हमें जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद है, रासायनिक अभिक्रिया के एक बाईं ओर हैं अभिकारक है, दाईं ओर हैं उत्पाद हैं, जो समीकरण में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये अभिकारक हैं जो पदार्थ दिए हुए हैं, कोई भी परमाणु दिया हुआ है, चाहे जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया निर्माण करता है। तो अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो या प्रत्येक प्रकार परमाणु संख्या समान न दी गई हो, तो उस समीकरण को हम कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या पहचान है कंकाली समीकरण? वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों पक्षों में, दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, यहां पर हम परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये है, और इसका ये क्या बन गया? हमारा तत्व है, डबल में अटैच है, तत्व है। इधर हमारा क्या बन गया है? ये एक यौगिक है, लेकिन हम केवल n की n से तुलना करेंगे, h की h से करेंगे, तो हम केवल तत्वों की करेंगे। प्रत्येक प्रकार के तत्व कहें या परमाणु कहें, प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या है वो समान न हो, तो हमारी समीकरण को बोलेंगे हम कंकाली समीकरण। अब संतुलित क्या है? कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित अभिक्रिया कहते, समीकरण कहते हैं। जैसे अभी कथा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब देखिए इधर हमारे अभिकारक हैं, इधर हमारे उत्पाद हैं। इधर नाइट्रोजन देखिए क्या है, नाइट्रोजन इधर दो हैं, इधर एक है। हाइड्रोजन इधर अभिकारक में दो हैं, इसमें तीन हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इधर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, यानी 6 हाइड्रोजन इधर कर दें, 6 हाइड्रोजन हम इधर कर दें। तो इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 6। अब नाइट्रोजन देखिए, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन इसमें कितने? 2। अब दोनों साइड देखिए अभिकारकों में प्रत्येक परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर, तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। यानी वह समीकरण जिसमें अभिकारक
तथा उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं, सॉरी। और जो हमारी कंकाली समीकरण है उसको हम संतुलित कर सकते हैं, या ये कहें कि कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या उसको संतुलित करने से क्या लाभ है, या संतुलित करना क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या है कि हम द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो प्रत्येक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो परमाणु द्रव्यमान और उत्पादों की तरफ परमाणु द्रव्यमान है सदैव समान होना चाहिए। तो इसको परमाणु द्रव्यमान संरक्षण नियम को के सिद्ध करने के लिए या इसके नियम के अनुसार हमें दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसके बाद है कि रासायनिक समीकरण हमने पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, संतुलित कैसे करते हैं अभी दादा, उसको हमने एक साइड क्या लिखना है कि कोई समीकरण है, हमें उसके एक तरफ अभिकारक, एक तरफ उत्पाद, उसमें जो भी आपको दिए हुए हैं, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, जो संख्या दी होगी, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएं हम अभिक्रिया, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। इसमें देखिए जिंक अभिकारक में हम इधर इनका नाम लिखे, संतुलित करना देखें हम, है जिंक है अभिकारक में एक है, उत्पाद में एक है। हाइड्रोजन अभिकारक में दो हैं, उत्पाद में भी दो हैं। सल्फर एक है, एक है। ऑक्सीजन चार है, चार है। तो ये समीकरण है ऑलरेडी पहले से क्या है, संतुलित है। उसके बाद एक समीकरण और है, संतुलित करना सीखिए। अभी हमने करवा था कि लोहा है, उसको हमने वायु के साथ छोड़ दिया खुला तो Fe3O4, ये लोहे को जंग लग जाएगा। तो इसमें प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? अभिकारकों में आयरन देखिए एक है, तीन है। हाइड्रोजन देखिए दो है, दो है। उसके बाद ऑक्सीजन है एक है, चार है। तो संतुलित करेंगे हम एक एक को। सबसे पहले इस साइड को अगर मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर कर दूं, लेकिन इधर हाइड्रोजन, इसको अगर चार से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने हो गए हाइड्रोजन इधर? 8। उधर है हमारे 2, तो इसको हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो इधर भी 8, इधर भी 8, ये 4, ये 4। अब अभिकारक में जो लोहा है एक है, उत्पाद में 3 है, तो अभिकारक की तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये समीकरण हमारी संतुलित बन गई। इसके बाद है नेक्स्ट कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे काफी इनके नाम, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपोपचय अभिक्रिया,
विद्युत अपघटय, तापीय अपघटय, सौर अपघटय और अवक्षेपण। ये सभी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए नमस्कार।